हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की वाली विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम दूसरी विधि जो तो हमारी थी अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। उस विधि के अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि की परिभाषा वैसे गुणों के बारे में हमने पिछले वाली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि जो थी, इस विधि के दोष और सावधानियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। हेडिंग डाल ली सभी विद्यार्थी। चतुर्थ अध्याय है, सबको पता है हमारा। चतुर्थ अध्याय का नाम क्या है? कलेक्शन ऑफ द डाटा। समंकों का संग्रहण, समंकों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ द डाटा। समंकों का संग्रहण, हम प्राथमिक समंकों को एकत्र करने वाली विधियों का अध्ययन कर रहे थे। प्राथमिक समंकों को एकत्र करने की विधियां, जो विधियां बताई गई थी कि प्राथमिक जो समंक होते हैं इन्हें किस प्रकार से एकत्र किया जाए, इकट्ठा कैसे जाए। विधियों के अंतर्गत 7 प्रकार की विधियां थी। इन सातों विधियों के अंतर्गत से सातों विधियों में हम प्रमुख रूप से पहली विधि जो थी हमारी थी, पहली विधि का अध्ययन कर चुके थे विस्तार पूर्वक। दूसरी विधि चल रही है हमारी। दूसरी विधि के अंतर्गत हमें अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि क्या चल रही है बच्चों? विधि नंबर 2 है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। दूसरी विधि है हमारी। इस विधि के गुणों के बारे में, परिभाषाओं के बारे में अध्ययन कर लिए थे। मैंने आपको पूर्व क्लास में बताया भी था कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है। इस विधि के अंदर क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो तीसरे पक्ष की सहायता से, मतलब अर्थात साक्षी की सहायता से, साक्षियों की सहायता से सूचनाओं को प्राप्त करता है, समूहों को एकत्र करने का कार्य करता है। जो हमारी दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, इस विधि के अंतर्गत जो कुछ दोष भी, कुछ गुण बताए गए थे, 7 गुण बताए गए थे। गुणों के अलावा कुछ दोष भी पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष है? हेडिंग डाल लीजिए इसके दोषों का। आज किनका अध्ययन करेंगे? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है, इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। अप्रत्यक्ष अनुसंधान विधि के अंतर्गत दोष कौन कौन से हैं, इन दोषों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लिख लीजिए, इस अनुसंधान विधि के निम्नलिखित दोष हैं। इस अनुसंधान विधि के निम्नलिखित दोष हैं। वो कौन कौन से दोष बताए गए हैं, कौन कौन से दोष है, उनके बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसके कुछ दोष बताए गए हैं। कौन कौन से दोष है उनके नाम जान लेते हैं, एक बार चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं दोष कौन कौन से बताए गए हैं। दोष कौन कौन से? हेडिंग डाल लीजिए, दोष। चार्ट के माध्यम से प्रमुख रूप से इसके 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं। कितने बताए बच्चों? प्रमुख रूप से इसके 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं। वो कौन कौन से दोष हैं? नंबर 1, प्रथम दोष, चार्ट के माध्यम से बनाना क्या है? बच्चे को याद करने में दिक्कत नहीं आती, वह तथ्यों को सरलता पूर्वक जल्दी से याद कर लेता है, इसीलिए चार्ट का मॉडल की सहायता ली जाती है। तो इसके 5 दोष बताए गए हैं।
सभी विद्यार्थी मेरे साथ साथ ये पांचों दोषों का चार्ट बना लेना, समझ में आ जाएगा चार्ट की सहायता से। दोष है, क्या है बच्चों ये दोष बताए गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5। 5 प्रकार के दोष बताए गए हैं। नंबर 1 लिख लीजिए। नंबर 1 शुद्धता का अभाव होना। पहला दोष क्या है बच्चों? शुद्धता का अभाव होना। अभाव समझते हो ना, शुद्धता का। शॉर्ट में लिख लीजिए पहले, बाद में विस्तार पूर्वक बता दूंगा आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में, प्रत्येक बिंदु के बारे में। प्रथम है शुद्धता का अभाव होना। सेकेंड लिख लीजिए एक रूपता में कमी होना। एक रूपता में कमी होना। एक रूपता में क्या पाई जाती है? इनमें एक रूपता के अंदर कमी पाई जाती है। थर्ड नंबर लिख लीजिए गोपनीयता का अभाव होना। गोपनीयता का अभाव पाया जाता है इसके अंतर्गत। गोपनीयता का अभाव पाया जाता है इसमें, गोपनीयता का अभाव पाया जाता है। चौथा रूप हमारा साक्ष्यों के दोष। जो इसमें साक्ष्यों के माध्यम से सूचनाओं को एकत्र किया जाता है, तो उन साक्ष्यों के मध्य में कुछ दोष पाए जाते हैं, तो साक्ष्यों के दोष। और अंतिम पांचवा जो दोष बताया गया है वह हमारा है भय एवं दबाव। भय एवं दबाव। तो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि है। इस अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत 5 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष बताया गया है, इसके अंदर शुद्धता का अभाव पाया जाना। क्या पाया जाना बच्चों? शुद्धता का अभाव पाया जाना, यानी इसमें शुद्धता का अभाव पाया जाता है। दूसरा है एक रूपता में कमी होना। तथ्यों के अंदर एक रूपता में कमी पाई जाती है। तीसरा जो कारण बताया गया वह हमारा गोपनीयता का अभाव पाया जाना। चौथा जो हमारा दोष बताया गया वह साक्ष्यों में दोष। पांचवा है भय एवं दबाव। लिख लिया इसमें सभी विद्यार्थियों ने? सभी दोषों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए। फर्स्ट नंबर यहां अध्ययन कर लेते हैं बारे में। पहला बताया गया हमारा शुद्धता का अभाव पाया जाना। प्रथम दोष है शुद्धता का अभाव। शुद्धता का अभाव किस प्रकार से पाया जाता है इस अनुसंधान विधि में, उसके बारे में बताया गया है। तो लिख लीजिए, लिख लेते हैं प्रणाम समझने का, ठीक है। लिखिए, इसमें अनुसंधानकर्ता को इस रीति में अनुसंधानकर्ता को प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त न होकर बताऊंगा आपको प्रत्यक्ष सूचना किस प्रकार से प्राप्त नहीं होती है, उसके बारे में समझाऊंगा आपको। प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त न होकर घटना से संबंधित तथ्य या सूचनाएं साक्ष्यों से प्राप्त होती है। साक्ष्यों से प्राप्त होती है, जिसके कारण जो परिणाम का क्या, जिसके कारण जो परिणाम आते हैं वे क्या होते हैं? वे अशुद्ध होते हैं। समझ में आ गई? समझ लो एक बार विस्तार पूर्वक। प्रथम जो दोष पाया गया था हमारा शुद्धता का अभाव, उसमें कहा गया
इस रीति में अनुसंधान करता, जो ये रीति है कौन सी रीति, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान रीति है विधि। इस रीति में अनुसंधान करता को प्रत्यक्ष सूचना, प्रत्यक्ष मतलब वास्तविक जो सूचना होती है उस सूचना से संबंधित प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त न होकर, यानी उस अनुसंधानकर्ता को प्रत्यक्ष सूचना प्राप्त नहीं हो पाती। कैसे नहीं हो पाती बता रहा है आगे, न होकर घटना से संबंधित तथ्य या सूचनाएं साक्ष्यों से प्राप्त होती है। कि भाई इस तथ्य की क्या गारंटी कि तृतीय जो पक्षकार है या अर्थात साक्षी, तृतीय जो पक्षकार है वह हमें उस तथ्य से संबंधित या उस व्यक्ति से संबंधित संपूर्ण जो जानकारी है वह सही देगा। जरूरी नहीं है सही दो, वह सही जानकारी में प्रदान करे, वह गलत सूचना भी दे सकता है। इस कारण इसमें कहा गया इसमें क्या पाया जाता है बच्चों, शुद्धता का अभाव पाया जाता है। और यदि गलत सूचनाएं दे रहा है इससे परिणाम कैसे आएंगे हमारे, अशुद्ध प्रकट होंगे। सूचनाएं गलत दी है तो परिणाम भी कैसे होंगे, अशुद्ध हमारे परिणाम व्यक्त हो चुके हैं। समझ आई बात, ठीक है। सेकंड डाल लीजिए, कौन सा हमारा, एक रूपता में कमी होना। दूसरा आप दोष लीजिए, एक रूपता में कमी। एक रूपता में किस प्रकार से कमी पाई जाती है उसके बारे में समझ तो पहले लिख लेते हैं, तो एक साथ तीनों के बारे में समझ लेंगे। सेकंड लिख लीजिए, इस रीति में अनुसंधान करता, इस रीति में अनुसंधान करता विभिन्न व्यक्तियों, व्यक्तियों से तात्पर्य क्या हो गया, विभिन्न व्यक्तियों अर्थात जो व्यक्ति कौन होंगे, इसमें जो साक्षी जो कार्य करने वाला है उन साक्ष्यों का कहा गया, इसमें विभिन्न व्यक्ति कहा गया। ब्रैकेट में लिखेंगे ना, विभिन्न व्यक्तियों अर्थात साक्षियों, जैसे लिखो चालू में अर्थात साक्षियों, विभिन्न व्यक्ति, इस रीति में अनुसंधान करता विभिन्न व्यक्तियों अर्थात साक्षियों से सूचना प्राप्त होने के कारण, साक्षियों से सूचना प्राप्त करने के कारण, सूचना प्राप्त करने के कारण क्या रहता है इसमें, तो हमें सूचना प्राप्त अलग अलग व्यक्तियों से करेगा के कारण उनकी सूचनाओं में, उनकी से तात्पर्य है यहां पर, उनकी से तात्पर्य क्या है, साक्ष्यों से लिया गया है, उनकी सब क्या, साक्ष्यों से। तो उनकी सूचनाओं में क्या होती है, एक रूपता नहीं पाई जाती है। उनकी सूचनाओं में एक रूपता नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम ऐसे कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे हम किसी संस्था के कर्मचारियों के बारे में जानकारी मुझे एकत्र करनी है, यदि मैं कर्मचारियों से भाई, कर्मचारी और मालिक के द्वारा कर्मचारियों से भाई फेस टू फेस नहीं मिला जाएगा और तृतीय व्यक्ति द्वारा सूचना एकत्र करने का प्रयास किया जाए तो क्या होगी, ये एक जो साक्षी हमने भेजा है यह दूसरी सूचना लेके आएगा, दूसरा साक्षी वो जो भेजा है वो अलग सूचना लेके आएगा, तीसरा साक्षी भेजा है तो वो अलग सूचना लेके आएगा। अर्थात तीनों के द्वारा कुछ सूचनाएं अलग अलग प्रकार से दी गई है। इसलिए इस अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि के अंतर्गत साक्ष्यों के द्वारा प्रकट की गई सूचनाओं में एक रूपता नहीं होती है। समझ में आ गई बात, एक रूपता तथ्य कैसे पाया गया। थर्ड नंबर लिख लीजिए, थर्ड कौन सा है, गोपनीयता का अभाव होना। थर्ड नंबर डाल लीजिए, गोपनीयता का अभाव। तीसरा कारण कौन सा हमारा, गोपनीयता का अभाव। लिख लीजिए, गोपनीयता का अभाव पाया जाना। अब गोपनीयता का अभाव कैसे होगा साहब, ये भी समझ लो कि उन तथ्यों के मध्य में गोपनीयता का अभाव किस प्रकार से पाया जाएगा। देखिए, विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा सूचना, विभिन्न साक्षियों द्वारा सूचना प्रस्तुत
विभिन्न साक्षियों के द्वारा सूचना प्राप्त करने के कारण सूचना प्राप्त करने के कारण उन तथ्यों में गोपनीयता का अभाव हो जाता है। गोपनीयता अभाव कैसे होगा? क्योंकि वे जो सभी साक्षी होंगे वे आपस में क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे कि आपने कौन सी सूचना प्राप्त करी, आपने कौन सी सूचना प्राप्त करी, आपने कौन सी सूचना प्राप्त करी। भाई हमने 3 साक्षी, 4 साक्षी, 2 साक्षी नियुक्त तो कर दिए, लेकिन जब ये साक्षी जाएंगे मार्केट में उस कंपनी के अंतर्गत लोगों से पूछताछ करेंगे तो कहेंगे ना सब मेरे आप वो व्यक्ति भी आया था, उसने मुझसे कुछ पूछा था, ऐसे 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 चर्चा की थी। इस साक्षी की गोपनीयता खत्म हो गई। उससे कहा कि साहब आप जैसा पूछ रहे हो ना वैसा उस व्यक्ति ने भी पूछा था। तो क्या हो गया यहाँ पर, उस व्यक्ति के, उस साक्षी के जो समंक थे, जो सूचनाएं थी, वह इस अलग साक्षी को पता हो चुकी है, ज्ञात हो चुकी है। तो अर्थात कहने का तात्पर्य इसमें गोपनीयता का खंडन हो चुका है, यानी गोपनीयता इसमें समाप्त हो चुकी है इस रीति के अंतर्गत। समझने के बाद गोपनीयता इसलिए पाया जाता है क्योंकि सभी साक्षी आपस में चर्चाएं कर लेते हैं। समझा गया अभी को? लिख लेना है इसको, स्क्रीनशॉट लेना है। एक बार आगे बढ़ते हैं। चौथा तो चतुर्थ दोष बताया गया है, उस दोष के बारे में अध्ययन करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वैसे पूछने की संभावना कुछ नहीं छोड़ रहे हैं, वैसे फिर भी पूछ सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव देता पॉजिटिव कमेंट आते हैं। कुछ सरों ने, कुछ बच्चों ने कहा भी था सर बहुत अच्छा, हमारे इस प्रकार में प्रोत्साहित करते भी रहना, किया जा रहा है आपसे, पूरा टॉपिक दिया जा रहा है। इसलिए स्क्रीन सभी ने चौथा पॉइंट लिखते। चौथा कौन सा है? साक्षियों के दोष। चतुर्थ पॉइंट पाया गया इसके अंतर्गत कि इसमें जो साक्षी होते हैं हमारे, साक्षियों में कुछ दोष पाए जाते हैं। वो कौन से दोष होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। साक्षी हमारे कौन से होंगे, देख लेना सभी विद्यार्थी। चतुर्थ कारण क्या बताया गया है? चतुर्थ कारण भी लिख लेते हैं, पंचम कारण जान लेंगे। लिख लिया ना सभी ने? वैसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेने से फायदा आप ही को है, मान लो कभी कोई लिखा हुआ साफ भी हो जाए तुरंत उसको बाद में देख सकते हो आप इसलिए। इसलिए कहा जाता है भाई स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने से कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात सभी को? अच्छी बात। अगला चलते हैं पॉइंट नंबर जो भी है हमारा, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, आपने जो भी नंबर डाला हो वही नंबर का, उस नंबर का हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा खराब हो गया, इसको साफ कर लेते हैं। हो गया सभी का? चलिए आगे लिखते हैं। कौन सा हमारा चौथा कारण कौन सा बता गया? साक्षियों में दोष। अब साक्षियों में कौन से दोष पाए जाएंगे उस दोष के बारे में बताया गया है। तो नंबर 5 नंबर डाल लीजिए, साक्षियों के दोष। नंबर 4, साक्षियों के दोष। अब साक्षियों के कौन कौन से दोष पाए गए हैं अध्ययन कर लेते हैं। साक्षियों को कौन से दोष बताए गए। अब साक्ष्य में दोष कैसे पाए जाएंगे साहब? हमने बाजार से या किसी फर्म से सूचना एकत्र करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों? सूचना एकत्र करने के लिए बहुत सारे साक्ष्य नियुक्त कर दिए। अब दोष कौन से पाए पहले लिख लेते हैं, फिर जान लेंगे इसमें कौन कौन से दोष पाए जाते हैं। लिख लीजिए कि इस रीति में सूचनाएं साक्षियों के द्वारा एकत्र
करने के कारण, भाई सूचना करते हैं, साक्ष्य एकत्र करते हैं, तो करने के कारण उन कभी कभी उन साक्ष्यों के मध्य, कारण कभी कभी उन साक्ष्यों के मध्य, उन साक्ष्यों के मध्य, अब कौन कौन भाई, उन साक्ष्यों के मध्य पक्षपात, पक्षपात वाली भावना, ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा आप लोगों के लिए। मध्य पक्षपात। नंबर 2 अरुचि संबंधित, भाई कार्य करने की रुचि नहीं ले रहे। धर्म संबंधित, वो हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का है, वो जैन धर्म का है, वो सिख धर्म का, या किसी वर्ग से संबंधित, भाई वह एससी वर्ग का है, वह एसटी वर्ग का है, वह जनरल वर्ग का है। तो वर्ग संबंधित जो भावना डेवलपमेंट होती है, इन तथ्यों से संबंधित भावना आदि का प्रभाव, आदि का प्रभाव रहता है। ये भी क्या बड़ी बहुत बड़ा दोष पाया गया है। कैसे पाया गया है कि जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य में कैसे दोष पाए जाते हैं, इस रीति में सूचनाएं साक्ष्यों के द्वारा एकत्र करने के कारण कभी कभी उन साक्ष्यों के मध्य पक्षपात वाली भावना हो जाती है। अरुचि, किसी कार्य करने के प्रति अरुचि का साथ उससे कार्य करवाया जा रहा है, उससे नहीं करवाया जा रहा है, तो अरुचि वाले कार्य काम हो गया। धर्म संबंधित, सब वो हिंदू धर्म का है, वो मुस्लिम धर्म का है, वो सिख धर्म का है, वो जैन धर्म का है, वो बौद्ध धर्म का है, सब वो कार्य मैं कैसे कर सकता हूँ, उस धर्म के लिए मैं कैसे पूछ सकता हूँ। वर्ग भावना, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, एसबीसी, एमबीसी इत्यादि प्रकार की, ये सब पक्षपात साक्ष्यों के मध्य भावनाएं पाए जाते हैं, ये सभी साक्ष्यों में दोष पाए जाते हैं। जबकि साक्षी वहां पर किसी धर्म का फर्म में कार्य करने से कोई धर्म से संबंधित नहीं है, वहां पर सभी व्यक्ति क्या है, एम्प्लॉयमेंट है, अर्थात कर्मचारी की भावना से कार्य करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये भी इस रीति के अंतर्गत बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। ठीक है, पांचवा और अंतिम दोष लिख लीजिए, भय एवं दबाव। भय एवं दबाव कैसे लेगा सर, ये भी देख लो। भय एवं दबाव, भय और दबाव से किस प्रकार से जो हमारे समंक होते हैं, गलत प्राप्त हो जाते हैं, गलत सूचनाएं मिल जाती है, उसके कौन कौन से कारण बताए गए हैं। इसमें लिख लीजिए, कभी कभी साक्षियों द्वारा, अब तो साक्षी समझ में आ गया, साक्षी कौन होते हैं, मतलब विटनेस, गवाह, सबूत, समन एकत्र करने वाले अन्य व्यक्ति। तो कभी कभी साक्षियों द्वारा सूचनाओं को कभी कभी साक्षियों द्वारा सूचनाओं को गलत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्यों? क्योंकि वे किसी अन्य कुख्यात, क्या बच्चों, अन्य किसी कुख्यात व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के दबाव व भय के कारण सूचनाएं गलत प्रस्तुत कर देते हैं, यानी किसी डर जाते हैं। जैसे किसी कुख्यात डाकू, जैसे किसी कुख्यात डाकू द्वारा धमकाने पर या मारने की धमकी देने पर
कि साहब यदि तूने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया तो ध्यान रख लेना, मैं तुम्हारी कंपनी को या तेरे परिवार को जान से मार दूंगा या खत्म कर दूंगा या लूट लूंगा, जाना तुम्हारे बच्चा किडनैप कर लूंगा। तो इससे क्या है, साक्षी या सूचना एकत्र करने चल तो जाता है। लोग व्यक्ति से कभी कहते हैं मेरे लिए कुछ बोल तो दिया, कहते हैं ना कि मेरे लिए कुछ बोल तो दिया, फिर देखा ही है, ध्यान रखना, कहते हैं नहीं कहते हैं। तो उससे क्या वो सामने वाला डर जाता है, और डर के कारण वह गलत सूचनाएं, गलत समंक प्रस्तुत कर देता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष पाया जाता है कि मौखिक अनुसंधान विधिगत। ये हो गए हमारे पांचों दोष। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। पांचों दोष कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, साक्ष्यों के दोष और भय एवं दबाव के बारे में। कुछ पूछना हो तो कोई भी विद्यार्थी कमेंट के माध्यम से पूछ सकता। समझ आ गया सभी को? ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए आगे पढ़ते हैं। इसकी ये दोष कंप्लीट हो चुके हैं, पढ़ते हैं इसकी सावधानियां। प्रमुख रूप से 5-7 सावधानियां बताई गई है, उन सावधानियों का भी अध्ययन कर लेते हैं। ये दोष हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। समझ में आ गया दोस्त? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? हो गया? चलिए इसकी दोष जान लेते हैं। इसके दोष कौन कौन से हैं इस अनुसंधान विधि के अंतर्गत, कौन कौन से इसके दोष बताए गए। अब उन दोष हो गए। अब क्या ध्यान देंगे, सावधानियां, कि इस प्रकार के समंकों के अंतर्गत इतने सारे दोष पाए जाने के कारण उससे बचने के कौन से उपाय हैं, सावधानियां में कौन कौन सी बरतनी चाहिए, जिसके कारण हमारे समस्याओं गलत नहीं आए, सूचनाएं सही प्रकार से प्रस्तुत। हेडिंग डाल लीजिए सावधानियां, डालेंगे बच्चों, यहां लिख लीजिए सावधानियां। सावधानियां कौन कौन सी बताई गई है वो लिख लीजिए। इस विधि में समंक कह सकते हैं या हम सूचनाएं कह सकते हैं। समंकों को या सूचनाओं को एकत्र करते व करवाते समय, करवाने का मतलब साक्षी के द्वारा जो कार्य करवाया जाता है, करवाते समय निम्नलिखित सावधानियां रखना आवश्यक है। वो कौन कौन सी सावधानियां हैं, सभी सावधानियों का विस्तार पूर्वक पॉइंट वाइज अध्ययन कर लेते हैं। नंबर 1 डाल लीजिए। पहली सावधानी क्या है, पहले लिख लेते हैं 5 सावधानियों, 6 सावधानियों को, फिर इनका विस्तार पूर्वक एक बिंदु को समझा दूंगा मैं, ठीक है? तो लिख लीजिए नंबर 1, सूचना देने वाले साक्षियों की यानी जो व्यक्ति सूचना देता है, सूचना देने वाले व्यक्ति को साक्षी कहा जाता है। तो सूचना देने वाले साक्षियों की संख्या कैसी होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए। उनकी संख्या पर्याप्त एवं सभी वर्गों का क्या करते होने चाहिए, प्रतिनिधित्व। सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करती हुई होनी चाहिए। ये पहली सावधानी हो गई साहब। पहली सावधानी क्या कह रहा है
पहली सावधानी बताया जा रहा है कि सूचना देने वाला जो साक्षी होता है, साक्ष्य की संख्या कैसे होनी चाहिए? पर्याप्त, अधिक भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। जितनी साक्ष्यों के द्वारा आपका कार्य पूर्ण हो सके उतनी साक्ष्य रखने चाहिए, तथा वो जो साक्ष्य रखे वे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करे। यानी साक्षी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, ऐसे नहीं कि एक वर्ग के बारे में संपूर्ण सूचनाएं दे रहे हैं और दूसरे वर्ग के बारे में कुछ भी सूचनाएं नहीं दे रहे हैं, उनके तथ्यों को छुपा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सेकंड लिख लीजिए, सेकंड जो सावधानी है हमारी क्या है? साक्ष्यों से प्राप्त सूचना की, साक्ष्यों से प्राप्त सूचनाओं की करनी चाहिए, उनकी जांच भी कर लेनी चाहिए। जांच किए बिना पर विश्वास नहीं करना चाहिए। साक्ष्यों से प्राप्त सूचनाओं की जांच किए बिना उन तथ्यों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए। साक्षियों द्वारा जो सूचनाएं प्रस्तुत की गई है उन सूचनाएं क्या करनी चाहिए? हमको जांच करनी चाहिए। जांच किए बिना उन तथ्यों पर क्या नहीं करना चाहिए? विश्वास नहीं करना चाहिए। यानी जो साक्षी के द्वारा जो सूचना में बताई गई है उन सूचनाओं पर क्या करनी चाहिए? जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद विश्वास करना चाहिए। यदि आपने जांच नहीं की है तो कई बार यह हो सकता है कि आपके समक्ष गलत भी प्रस्तुत हो सकते हैं। समझ आगे बात? विशेषता सावधानी नंबर 3 की सावधानी लिख लीजिए। साक्षी पक्षपातपूर्ण कार्य करने वाला होना चाहिए। साक्षी पक्षपातपूर्ण कार्य करने वाला होना चाहिए। यानी जो हमारा साक्षी होगा, साक्षी पक्षपातपूर्ण होना चाहिए। कहने का तात्पर्य लोगों के मध्य में आपसी करने में ये भेदभाव वाली भावना उसके अंदर विकसित नहीं होनी चाहिए। यदि भेदभावना वाली भावना विकसित हो गई तो क्या करेगा? गलत सूचनाएं प्रस्तुत कर देगा, गलत आंकड़े प्रस्तुत कर देगा। इस बात का भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। नंबर 4 चतुर्थ सावधानी बताई गई है, लिखिए। साक्षी वह व्यक्ति हो जो सूचना देने वाले व्यक्ति या स्थान क्षेत्र से क्या हो? संबंधित पूर्ण जानकारी रखता हो। यानी साक्षी, कहने का तात्पर्य है साक्षी वही व्यक्ति हो जो सूचना देने वाले व्यक्ति या स्थान क्षेत्र से संबंधित क्या रखता हो? पूर्ण जानकारी रखता हो। पूर्ण जानकारी रखने वाला होगा उस स्थान क्षेत्र से या उस व्यक्ति से संबंधित, तो आपको सभी प्रकार की सूचनाएं सही प्रकार के व्यक्ति देगा, नहीं तो नहीं देगा। जैसे कि फाइनेंस जो कंपनियां होती है, जो बैंकर होती है, बैंकर अपने बैंक के अंतर्गत किसी एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति, 1 या 2 या 3 ऐसे साक्षियों की नियुक्ति करता है जो उस एरिया या उस क्षेत्र क्या होंगे? लोकल होंगे। क्यों करता है? क्योंकि अपने उस बैंक में खाता खुलवाने के लिए, लोगों का इंश्योरेंस करने के लिए लोकल आदमी बहुत आवश्यक होती है कि वही व्यवहार प्रकट कर सकता है जो लोगों के बारे में जानता हो, तो उस व्यक्ति को तुरंत जॉब दे दी जाती है। तो चलिए उस तथ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। सावधानी नंबर 5 की सावधानी लिख लीजिए। सूचना देने वाले का
सूचना देने वालों के साथ सूचना देने वालों के साथ साक्षी प्रेम सद्भाव ईमानदारी बहुत जरूरी है, बिना ईमानदारी के कोई कार्य संपूर्ण नहीं होता। ईमानदारी, विश्वास, सूचना देने वालों के साथ साक्षी प्रेम सद्भाव ईमानदारी विश्वास से कार्य करे। जो व्यक्ति सूचना साक्षी को पहुंचा रहा है तो साक्षी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति के साथ प्रेम, सहानुभूति, दया, करुणा, विश्वास, ईमानदारी इत्यादि के साथ वह अपने कार्य को पूर्ण करे। यदि उस साक्षी ने उस व्यक्ति के साथ गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिए तो उस व्यक्ति के द्वारा सूचनाएं भी गलत प्रस्तुत की जाएगी। ये खास तौर पर बताया गया, तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, छठा कारण लिख लीजिए। अनुसंधानकर्ता को अधिक चतुराई, ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य व निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। निष्पक्षता से कार्य करना चाहिए। अनुसंधानकर्ता कह सकते हैं, यहाँ पे हम साक्षी कह सकते हैं कि साक्षी हो चाहे अनुसंधानकर्ता हो, उसको अधिक चतुराई, ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य, निष्पक्षता के साथ कार्य को संपूर्ण करना चाहिए। यहाँ पर सूचना देने वाले व्यक्ति के लिए हो गया और यहाँ पर अनुसंधानकर्ता के लिए हो गया। सब अनुसंधानकर्ता का यह दायित्व बनता है कि वह भी अधिक चतुराई, ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य और निष्पक्षता के साथ कार्य को संपादित करे। ठीक है, अंतिम और सातवां जो तथ्य बताया गया वह है सूचना एकत्र करने वाला व्यक्ति अर्थात साक्षी। ठीक है, सूचना एकत्र करने वाला व्यक्ति कौन होगा? सूचनाओं को जो एकत्र करने वाला व्यक्ति है वह व्यक्ति क्या माना जाएगा? हमारा साक्षी माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों? में साक्षी माना जाएगा। तो सूचना एकत्र करने वाला व्यक्ति सूचनादाताओं का विश्वास प्रिय, मैत्रीपूर्ण व प्रभावशाली इफेक्टिव कहने वाला प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। सूचना एकत्र करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए? सूचनादाताओं का विश्वास प्रिय, यानी सूचना देने वाला व्यक्ति से उस पर विश्वास करे, मैत्रीपूर्ण हो, प्रभावशाली व्यक्ति होना चाहिए। यदि वह ऐसा व्यक्ति होगा तो वह सही सूचनाएं सूचनादाताओं के द्वारा पूर्ण सूचनाएं सरलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। तो ये अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि का प्रयोग करते समय ये निम्नलिखित 7 प्रकार की सावधानियां बताई गई है। इन सावधानियों को अपनाने के द्वारा ही
वह व्यक्ति सही सूचनाएं, सही जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये हो गया हमारा आज का अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि कंप्लीट। आगे आगे वाले क्लास के अंतर्गत जो प्राथमिक समूह को एकत्र करने की तृतीय विधि है, तीसरी विधि का अध्ययन करेंगे। इसका स्पेशल लेना सभी विद्यार्थी भी मैं जाऊंगा आगे से। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए, ठीक है। ये हमारी सेकंड विधि कंप्लीट। ओके, चलो आज विद्यार्थी इसका शेष पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।